फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो जहाँ का अपना जम्मू और कश्मीर के हालात हैं, इसके चलते जगह जगह पर एंगेजमेंट्स ऑपरेशनल जो हैं वो जारी हैं। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, को 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से, जो सीआरपी टीम को केयूटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में हैं। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ़ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक जहां मारे गए हैं, जिसमें जुनैद सहराई भी शामिल है, जो आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कमांडर था। उसके अलावा भी काफ़ी कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। मरने वालों में 5 लोग ऐसे हैं आतंकियों में जो श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और बाकी लोग 11 जो हैं वो बाकी ज़िलों के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीनगर शहर कितना निशाने पे रहता है बाहर के दहशतगर्दों के, जो बाहर के ज़िलों में ऑपरेट करते हैं। बार बार उनके ग्रुप बाकी ज़िलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहां पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहां पर आकर के छुपते हैं और बहुत सारी कार्रवाइयां अंजाम भी देते हैं। आपको याद होगा जहां नौगाम में हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए, एक नाके के ऊपर 14 अगस्त को फायरिंग हुई। उससे पहले बीएसएफ के 2 जवान पांतच में उनके ऊपर अटैक हुआ और वो मारे गए। इसके अलावा पंथा चौक में हमारे नाके के ऊपर फायर हुआ, जिसमें हमारे जाबाज बहादुर जो एसओजी के हमारे बहुत पुराने मेंबर थे, उनकी डेथ हुई, मगर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द उसमें भी मारे गए। ये साल कुल मिलाकर के अभी तक बड़ा कामयाब साल है। अमन व अमान के ख्याल से अगर देखें तो बहुत हद तक 19 के मुकाबले में 20 का साल हर पैरामीटर के ऊपर ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। ऑपरेशंस के हवाले से अगर देखें तो अभी तक 72 ऑपरेशंस इस साल के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 177 दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 12 दहशतगर्द जम्मू के खित्ते में मारे गए और 165 जहां पर मारे गए। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इनमें 22 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए फॉरेन टेररिस्ट हैं। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी कार्रवाइयों में डायरेक्ट कितनी ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जैश और लश्कर के बीच में जो आतंकी काम करते हैं, दहशतगर्द काम करते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से भेजे हुए उनके अपने दहशतगर्दों की है। मैं ये समझता हूँ कि फोर्सेस जिस तरीके से अच्छा काम
ग्राउंड के ऊपर कर रही हैं। आने वाले वक्त में ऑपरेशन के फ्रंट के ऊपर और पीस बिल्डिंग के फ्रंट के ऊपर भी हमें और कामयाबी मिलती रहेगी। फोर्सेस की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलेटरल डैमेज जितना अवॉइड कर सकें हर हाल में उसको अवॉइड करें। हमारी ये भी कोशिश रहेगी, जैसे आपने पहले देखा है कि हम लोग हर जगह कोशिश करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्द इवन एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान भी सरेंडर करना चाहता, इस तरह की मिसालें हमारे सामने आई हैं, तो हम उसको मौका दें। बहुत सारे मौके ऐसे दिए भी गए। और हमारी ये भी कोशिश है कि अगर कोई नौजवान बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है उसको वापस लाएं। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसालें हमारे पास पहले से हैं। बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हैं, ख़ासतौर में साउथ कश्मीर में। उनका जिक्र हम ज़्यादातर नहीं करते क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा, उनकी अपनी सेफ्टी का सवाल रहता है, मगर 20 के करीब ऐसी तादाद लोगों की है जो दहशतगर्दी ज्वाइन करने के बाद भी वापस लौट करके अपने परिवार के साथ फिर से मिले हैं। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं नौजवान बच्चों को भी कि वो गलत रास्ता अख्तियार ना करें, क्योंकि आपका गलत रास्ता न सिर्फ आपको ख़तरे में डालता है बल्कि हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे लोगों को ख़तरे में डालता है। जहाँ जहाँ दहशतगर्द की गोली पहुँचती है, बंदूक पहुँचती है, जहाँ जहाँ दहशतगर्द का ग्रेनेड पहुँचता है, वहाँ जान माल का नुकसान किसी न किसी सूरत में ज़रूर होता है। हम लोग इसको तभी अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अमन के रास्ते को अपनाएं और दहशतगर्दी के रास्ते को तर्क करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कोशिश जाया नहीं की जा रही। जहां भी वो हमारे लोगों को वर्गला सकते हैं, हमारे नौजवान बच्चों को गलत रास्ते पे डाल सकते हैं, वो हर तरह की कोशिश करते हैं। नई नई तंजीमें खड़ी करने की कोशिश फिर से हो रही है। अल बदर को फिर से ज़िंदा करने की बात हो रही है। PAFF जैसी तंजीमें नहीं आ रही हैं। TRF के बाद ये नया एडिशन है और ये तमाम जितनी भी नई तंजीमें उठाने का चर्चा, इनको ज़िंदा करने का और नई तरह से पैदा करने का सिलसिला है, वो ज़्यादातर कराची में बैठ कर के पाकिस्तान की एजेंसी जो हैं उसको प्लान भी करती हैं और एग्जीक्यूट भी करती हैं। हम सख्त मजम्मत भी करते हैं इस तरह की कार्रवाइयों की, और हम समझते हैं कि हमारे बच्चों का जो अपना हक है अपने आप को बिल्ड करने का, अपने कैरियर्स को बिल्ड करने का, अमन और शांति में रहने का, हमारे लोगों का जो हक है, उसके साथ बहुत बड़ी हद तक इंटरफेरेंस जो है पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज़ की तरफ से होती है। मैं फिर से जो हमारी महिला जिसकी जो रात वाले ऑपरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हुई उस पर खेद व्यक्त करता हूँ। अनफॉर्चुनेट लॉस है और मैं उनके परिवार के साथ भी हमदर्दी जाहिर करता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे ऑफिसर जो CRP की तरफ से जो ऑपरेशन के लीडिंग रोल में थे वो इस वक्त जख्मी हैं, क्रिटिकल हालत में हैं और उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करता हूँ। एनी क्वेश्चन? दो सवाल हैं। तो ये लेडी जो है ये किन हालात में मरी, ये कहाँ जा रही थी, उस सिलसिले में क्या कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? और दूसरा, जो सोपोर में वाक़ा हुआ, पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया और कहा कि वो पुलिस कस्टडी से एस्केप करने के बाद जो है उसकी लाश मिली। वो एक सीक्वेंस आप बताइए कि वो कैसे भागा, उसके बाद लाश कैसे मिली, क्योंकि वो बयान नहीं किया गया पूरा और पुलिस ने खाली एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें जिस तरीके से प्रेस नोट बनाया गया है समझ नहीं आता पूरा कि वो किन हालात में मारा, क्योंकि घर वाले तो कह रहे हैं कि जी आपका सवाल समझ गए आप। मैं चाहूँगा कि IG जोन आपके सवाल को रिस्पॉन्ड करें, दोनों हिस्सों को। जैसा कि प्रेस नोट में SP साहब ने बताया कि उनको जब पिक किया गया, अरेस्ट किया गया, तो उनके पोसेशन से ग्रेनेड मिला। ग्रेनेड मिलने के बाद उसको फर्दर इंटरोगेट किया तो डिस्क्लोज मेमो पर उसको फर्दर रिकवरी के लिए ले गया फील्ड में, क्योंकि डार्कनेस से काफ़ी अंधेरा था वहाँ पर और उस कंडीशन में 3-4 जगह लोकेट कर रहा था। यहाँ पर ग्रेनेड छिपा रखे, यहाँ पर रखें। उस अंधेरा का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गया, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं था। उन्होंने फायर हमारे पर नहीं किया, इसलिए हमारे जवानों ने कोई फायर नहीं किया उस पर। फिर भी हमारे लोग उसको खोजते रहे। बाद में टॉर्च लाया काफिला। कुछ देर के बाद उनको देखा कि जो पत्थर पर गिरा हुआ था, कुछ उसके पैर में इंजरी भी थे उनके पास लगा हुआ था। फिर उसको हॉस्पिटल लाया गया।
फिर यहाँ PCR में लाया गया, उसको फॉर्मेलिटी वीडियोग्राफी किया गया, डॉक्टर का टीम मेडिकल पोस्टमार्टम किए गए, कोविड टेस्ट कराएं, उनके बाद उनके फैमिली मेम्बर का साथ जाके हम लोग सोनभद्र में उनको लास्ट राइड करवाएं। दूसरी बात है कि जहाँ आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट एक्सप्रेस किए हैं चाहे उनकी फैमिली वाले, उसके तहत मैंने SP साहब को बोला कि आप DM को बारामूला को लेटर लिखिए। उन्होंने एक लेटर लिखा है, हम लोग DM से रिक्वेस्ट किए आप मैसेज इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए, शायद आज सुबह ऑर्डर निकल चुका होगा। इंक्वायरी की जाएगी बिल्कुल। IG साहब का नाम है सर, मैं हिंदुस्तान का वेटरन से हूँ। 2 क्वेश्चन है। आज तो एक यहाँ जो महिला मरी है यूजली डेड बॉडीज अब नहीं दी जाती हैं, स्पेशली बच्चे की डेड बॉडी, क्या इनकी डेड बॉडीज महिला की डेड बॉडी जो फ्रेजर उनको दी जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उनकी डेड बॉडी बिल्कुल हैंड ओवर की जाएगी। पुलिस का वर्शिप कोई थोड़ी मानने को बिल्कुल करा दी है, बिकॉज एंड लोगों ने मुझे बताया कि बात डीजी साहब से पहुँचाई जाए। उनका सवाल पहला यही था कि पुलिस लेके गई, वो मारा गया, रात के टाइम पुलिस को कैसे पता चला कि मार गया और उसी टाइम उन्हें इंटरनेट स्टार्ट कर दिया सोपोर में? बहुत रीजन क्या है स्टार्टिंग इंटरनेट, क्या वो उसका टाइम आ चुका था या वो सुबह के टाइम डेड बॉडी नहीं होता पता चला? देखिए, हम लोग ज़्यादा इसको गहराई में ना जा कर के, अगर इंक्वायरी का प्रोसेस शुरू होने वाला है तो जो सिलसिला इंक्वायरी पे छोड़ दिया जाए। हम लोग इंक्वायरी से पहले इंक्वायरी करने की कोशिश ना करें। जब कह दिया गया है कि इसमें मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी अगर इंस्टीट्यूट होती है, जिस भी तरह की इंक्वायरी इंस्टीट्यूट होती है, जो भी फैक्चुअल पोजीशन है वो बाहर आएगी और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारे कॉन्फिडेंस से पेपर है कि कहाँ हमको इंटरनेट करना नहीं करना। जैसे श्रीनगर सिटी में इनकाउंटर हो रहा है, हम लोग नहीं किए क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ हम संभाल लेंगे सिचुएशन। यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी फोर्स है, मेरा हर जगह। वहाँ पर जब जंग सोपोर जो रिमोट एरिया है जहाँ काफ़ी मिलिटेंट्स का नंबर है, वहाँ एक इनकाउंटर से 200 इनकाउंटर होने के, अटैक होने की संभावना रहता है। मैं नहीं चाहता, हम लोग नहीं चाहते हैं कि इंटरनेट का फ़ायदा उठा के मिलिटेंट फर्दर कहीं अटैक कर दे। तो रूरल डिस्ट्रिक्ट में आप देखे होंगे कि जहाँ एक बार फायरिंग शुरू हो गया, कभी कभी ऑपरेशन लॉन्च करने के भी इंटरनेट शट डाउन करते हैं हम। अभी छोड़ दीजिए, सर्च ऑपरेशन ऑपरेशन। अभी मेरे साथ हमारे कोलीग चारू सिन्हा अभी IGCRP हैं, सिटी की ग्रिड में इन्होंने ज्वाइन किया है। मैं इनका तारुफ आप सबसे करवा देना चाहता हूं। आप कोई सवाल इनसे करना चाहें, कोई इनसे पूछना चाहें तो जरूर, मेरे से या आई साहब से पूछना चाहें तो भी। terrorist-free zone, but now we are seeing a regular operations being conducted by the forces in Steel, and today's operation, the terrorists with arms and ammunition still in Batmaru, which is just next to PCR, Secretariat, or some important locations. How do you see this kind of development? See, Janat, our effort is to keep the city peaceful, and this is part of our drive to keep the city peaceful. When I said that 7 operations have taken place in the city, I also told you that 5 of the terrorists killed are from Srinagar city, and 11 of them have come from outside and taken shelter in Srinagar city. The fact that every time they come we operate and we have a successful operation shows that yes, we are alive to the situation. We know that they are trying to disturb peace in the Srinagar city, and our deployments on the ground, our agencies on the ground are very live to the situation. They keep a track of any movement from outside towards the city. So therefore, all operations which are taking place are generally at our instance. We are the ones who initiate the operation, but unfortunately there are occasions when they come and strike. As I said, the BSF incident, the Nogam incident, the Panthachok incident, but our responses in the city luckily have been very good. I must also compliment CRPF, who is part of our city grid. City grid is basically handled by police and CRPF, and I'm happy that earlier under the command of previous IG, and now Miss Charu is around, and she is fully embedded in the city grid, and she was part of the operation last night also. Everyone, IG, Mr. Vijay, Charu, DIG Man, each one of them was supervising what was happening on ground, and I was keeping a watch from the distance as to how the operation is unfolding. So Jeenat, we assure you that there are efforts that city should be disturbed. City
should have some kind of activities from the terrorists, but our effort is to not to allow that kind of space to the terrorists in the city. आज के एनकाउंटर में जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं सर, आज के एनकाउंटर में जो मिलिटेंट्स मारे गए उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है या कुछ हथियार वगैरह जो बरामद उनसे हुआ है? मैं इतना बता दूं कि तीनों लोकल टेररिस्ट हैं, तीनों ही साउथ कश्मीर के हैं और तीनों से हथियार पकड़े गए हैं। डीजी साहब आया क्वेश्चन सर, बेगना की एक फैमिली, स्कॉलर फैमिली, लास्ट टाइम आईजी साहब ने बोला था मीडिया में कोर्ट इसका है कि उसने मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी डिमांड कर रही है कि हमें मदद की जाए उसके ढूंढने में। उस पर हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसमें हम लोग आर्मी से हेल्प ले लिए, हम लोग IB से भी ले रहे हैं, राव से भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। लेकिन जो हम लोग का फील्ड सोर्स जो बोला था पहले फील्ड रिपोर्ट ने, उसके हिसाब से ये तंजीम ज्वाइन कर लिया है। क्योंकि इनके फैमिली बार बार अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो हम लोग इस डायरेक्शन में दोनों ओपन है। दोनों उस टाइम में जो हम लोग खबर मिला था इनफैक्ट कि अभी फील्ड का सोर्स बोलता है कि HM ज्वाइन किया है, लेकिन उनके फैमिली के रिक्वेस्ट को मानते हुए हम लोग पैरेलल तफ्तीश जारी है, पूरा हेल्प ले रहे हैं, देखें कि ट्रेस आउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इसमें। डीजी साहब, चूँकि हम भी अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, हम जा रहे हैं इनकाउंटर साइट्स पे या बाकी जगहों पे, लेकिन पुलिस की तरफ से खास तौर से हकीकत यह है कि हमें हैरेस किया जाता है। मुझे भी जो यहाँ पे पटन के साथ में इनकाउंटर हो गया, मैं गया, स्टॉप पे रोका गया, सारे आ गए, अरे जेल भर दो, वो भर दो। थोड़ा सा क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए खास तौर से पुलिस का, क्योंकि बहुत लोगों को पीटा भी गया। मेरा एक्सपीरियंस खुद का है कई बार। अब मैं शोर नहीं करता हूँ, मीडिया में नहीं आता हूँ, फेसबुक लाइव नहीं करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि हमें हैरेस नहीं किया जाता। जगह जगह पे हमें हैरेस किया जाता है, उसके लिए तो आप हमें हमेशा एश्योरेंस देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसके साथ साथ हमारे एक यंग कलीग कामरान को कल भी पुलवामा में पीटा पुलिस ने, उसके ऊपर वीडियो भी है और he also went to the hospital and all, he is ailing now. So this is our job, we are performing our professional duties. देखिए, पहले तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि पुलिस और मीडिया के लोग आपस में दोस्त हैं, एक ही तरह का काम भी है। आप कैमरे के साथ शूट करते हो और हमें अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं किस हालात में राइफल का, डंडे का हालात में इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कभी कभार ऐसे वाक़ात पेश आते हैं जो अनफॉर्चुनेट हैं, नहीं होने चाहिए, उनके कोई सपोर्ट नहीं करता है, हम भी नहीं सपोर्ट करते हैं, वी फील बैड अबाउट देम। मगर ग्राउंड पे कभी कभी थोड़ा सा ये जो माहौल होता है हाइपर होता है, जहाँ ऑपरेशन की साइट होती है, बाकी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर कभी रिएक्शंस भी ओवर रिएक्शन की तरह नज़र आती हैं और कभी कभी वो ज़रूरी भी होती हैं कि जो लोग एनकाउंटर की साइट से हट कर के रहें और वहाँ पर कोई इस तरह का नुकसान जो पॉसिबल है जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा होता तो वो ना हो। तो इसके चलते कई बार ओवर रिएक्शन ज़रूर हो जाती हैं, जिसका हमें खेद है, मगर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई जानबूझ के ऐसा करने का हदायत है जहाँ करने की इजाज़त दी जाती है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, मगर साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा कोऑपरेट भी कर लिया करें, क्योंकि ऑपरेशन की साइट के ऊपर थोड़ी सख्ती रूटीन से थोड़ी सख्ती रूटीन से ज़्यादा होती है। तो वो जो सख्ती वाला माहौल है, नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि हम भी नहीं सुनते, कई बार ऐसा नहीं है कि वही नहीं सुनते, ये कोई सच ये भी है कि हम भी नहीं सुनते। हम भी उस वक़्त समझते हैं कि भाई मैं तेरे से ज़्यादा आगे जब बढ़ने की वो रखता हूँ, तो उस वक़्त ये नहीं होता कि आप हिम्मत रखते नहीं रखते, उस वक़्त ये होता है कि जो माहौल है उसके मुताबिक एक्ट करें। कभी कभी हमारे लोग भी कोऑपरेट नहीं करते, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए। बहुत सारे सवाल हो रही है पूरी सिटी में, इन शेप को अपने समझ नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी इश्यूज अपनी जगह होंगे, आगे साहब शायद बेटर बोल सकते हैं। यहाँ बैरियर्स डे बाई डे बढ़ रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं बैरियर्स चेकिंग। केवल आजकल हमारा टूरिस्ट सीजन है नहीं, यू चेक द बुलवार्ड जो VIP रोड हमारा सलवार से है, लोकल रेजन ऑफ दैट एरिया, इवन लाल चौक में ये बैरियर्स क्यों बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी, लोगों को प्रॉब्लम। 2 दिन पहले ये सवाल गवर्नर साहब को भी किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उसने भी कहा कि उसको हम देख रहे हैं इस इश्यूज को। तो लोग सुबह मॉर्निंग में टाइम पे पहुंच नहीं रहे हैं, जाम भी हो रहा है, लोगों को आराम पहुंचने की बजाय मेरे ख्याल से मुश्किलात बढ़ रही है। रिव्यू कर लें। ठीक है, इस इशू को आई साहब कह रहे हैं कि आपने ये पॉइंट इशू किया, रेज किया है,
हम इसको रिव्यू करते हैं, कहाँ पॉसिबिलिटी है कि उसको थोड़ा रिलैक्स करें। पिछले 6 महीने से इन फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस जो है रास्ता ही बंद है, वहाँ डीसी साहब रहते भी हैं रीजन टेस्ट में, तो वो रास्ता भी कोई नहीं, हम इसको रिव्यू करते हैं। साहब यहाँ सोपोर का जो लड़का मारा गया, किन हालात में मारा गया, इस पर इंक्वायरी को बता देगी कैसे हुआ। और लेकिन जिस तरह से लोगों फैमिली का कहना है कि उसको मारने के बाद आपकी हिरासत में पुलिस की हिरासत एक शख्स किन हालात में वाला दोषी था या नहीं था वो कोर्ट डिसाइड करता है। देखिए कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड की पहले आप देखे होंगे इनकाउंटर हुआ था सोपुर में, तो उसमें लोगों ने ये प्रॉमिस किया था, लिख के भी दिया था कि हम लोग हार्डली 50 से 60 लोग रहेंगे, लेकिन वहाँ पर 2000 से ज़्यादा था। अगर उनके फैमिली मेम्बर को हम डेड बॉडी देते हैं तो हो सकता है कि वह 5000-6000 लोग जमा हो जाए, 10,000 हो सकता है। उस कोविड में कितना इन्फेक्शन होता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो जनरल लार्जर पब्लिक सेफ्टी के पर्सपेक्टिव देखेंगे तो देना ठीक नहीं था, इसलिए हम लोगों वहाँ से उनके फैमिली मेम्बर को साथ ले गए और गांधरबल में सोनमर्ग में लाश राइड कराएंगे। दूसरी बात है कि जहाँ तक कस्टडी है, कस्टडी में बोलता हूँ कि थाना में उनका डेथ नहीं हुआ है। जब रिकवरी करने फर्दर लाया गया फील्ड में, मेरा मानना है, जो हालांकि तफ्तीश बाद में बताया गया, चाहे मेडिकल साइंस चाहे हमारे पुलिस तफ्तीश में, मेरा मानना है कि वो गिर गया, उनको चोट लगा है और हो सकता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, डर से हो या मेडिकल कोई प्रॉब्लम पहले से हो, ये तो डॉक्टर्स बताएंगे। लेकिन हम लोग इस हालत में नहीं थे कि डेड बॉडी देते तो हो सकता है कि 20,000 लोग जमा हो जाता, फिर हो सकता है कहीं जुलूस के फॉर्म में जाए, कहीं अटैक करे, फर्दर फायरिंग करना पड़े रोकने के लिए। तो लार्जर इंटरेस्ट में उनको हम लोग नहीं दिए। क्या पुलिस को इतना भी नहीं था, वो माफी मांगे फैमिली से, उनके शख्स को दुकानदार 2 भाइयों को उठाया गया, एक की लाश भी उनको नहीं दी गई, इतना तो बताया वो दोषी था, वो तो कानून तय करे। नहीं, जब उनका पुलिस को डेड बॉडी मिला, जब उसको श्रीनगर लाया गया तो उनके फैमिली को सबसे पहले फ़ोन किया गया। उनके फैमिली मेम्बर यहाँ PCR मार भी गए थे। ये कौन बता रहा है कि उनको नहीं बताया, फैमिली को बताया गया, तब तो उनके फैमिली कल यहाँ आ गए थे पूरा। मेरा बार बार मानना है कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, मजिस्ट्रेट को ये लग रहा है एप्रीहेंशन हो कि काफ़ी जुलूस आ सकता है, प्रोसेसन आ सकता है, उस कंडीशन में कोविड के तहत हम लोग का ये हक बनता है कि लार्जेस्ट में पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, हेल्थ सेफ्टी को रखे, तो डेड बॉडी घर वाले को नहीं देना चाहिए, नहीं दिया जाएगा। जी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, शोपिया इंसिडेंट जो हुआ इनकाउंटर जिसमें 3 रजौली अरेस्ट जो है वो मारे गए, उसमें DNA सैंपल्स अभी तक सामने नहीं आ रहे, इतनी देरी क्यों हो रही? मेरे ख्याल में सैंपल मिल जाएंगे जल्द ही। उसका एक बार फिर से हमारा चर्चा आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ भी हुआ, उनका भी इस वक्त जो इनिशियल इंक्वायरी का प्रोसेस है लगभग वो मुकम्मल होने पे आ रहा है, और जो भी फाइंडिंग उसकी होगी उसके मुताबिक वो कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा भी मुझे लगता है कि जल्द ही, इट मस्ट बी ए मैटर ऑफ डेज ओनली, कि मिल जाएगा। चारू जी, कैसा रहा आपका यहाँ पे चूँकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस आप कर रही हैं, तो उस सिलसिले में हमें बताइए क्योंकि यू आर द फर्स्ट लेडी ऑफिसर IG लेवल की जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रही है, बिकॉज़ you were posted in Jammu, then you were just transferred to Kashmir, most difficult place in the world rather. So it's a new experience and I'm looking forward to learning from it and understanding the whole situation here and then see that इस situation में हम क्या contribute कर सकते हैं। And just to let all of you know कि आज सुबह का जो incident हुआ था, जो वैली QAT है, that was led by नरेंद्र यादव 2IC and जो DC राहुल माथुर हैं, जो अपनी टीम लेके घर के अंदर घुसे थे to search the place for the militants, बहुत I would say बहुत ही courageous act उन्होंने दर्शाया है। When he entered the house और उनके ऊपर फायर आया और गोली लगी, गोली लगने के बाद उन्होंने फिर वापस जो है फायर किया है और उसमें the first militant got neutralized. So this was an exemplary act of courage and I'm very proud of the Valley QAT. चारू जी, आपने एंटी नेक्सल ऑपरेशन को हेड किया है, क्लोजली बात किया है और आज आपने यहाँ पर भी पहला एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में देखा, कितना डिफरेंस है और ऑपरेशन के तरीके में कितना आपको डिफरेंस लाने की जरूरत है और किस तरीके से आप आगे काम करेंगे? बहुत बड़ा फ़र्क है एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में आंध्रा और बिहार दोनों में काम करने के बाद में। जो अर्बन टेररिज्म है और जो नक्सलिज्म है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप सब जानते हैं इस बात को।
एंड पूरे टैक्टिक्स जो होते हैं हमारे, पूरी जो अप्रोच होती है, द वे वी हैंडल द पॉपुलेशन, जो हमारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं LWE एरियाज़ में और यहाँ पर, उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो धीरे धीरे अब जो है यहाँ पर परिस्थिति को समझने के बाद, उसके बाद देन वी विल टेक अ कॉल ऑन हाउ वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट। All right, thank you very much.